3 दिसंबर 1986 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक छोटे से गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। गरीब परिवार से होने के कारण इस बच्चे को गांव के ही एक सरकारी स्कूल जिसका नाम ठाकुर छज्जू प्रसाद होता है, वहां पढ़ाई करने के लिए जाता है। दलित समाज से होने के कारण इस बच्चे को स्कूल में जातिवाद का सामना करना पड़ता है और कॉलेज में अपर कास्ट के छात्र इस बच्चे को छोटी जाति का होने के कारण अपमानित करते हैं। जिस बच्चे को जाति व्यवस्था के बारे में जरा भी कुछ पता नहीं होता है, कैसे वहाँ के छात्र इस बच्चे को जाति के बारे में जानने के लिए मजबूर कर देते हैं। कुछ समय बाद इस बच्चे की जिंदगी में एक ऐसी बड़ी घटना होती है जिसके बाद इसे 16 महीनों के लिए जेल जाना पड़ता है। जेल के अंदर इस बच्चे को तरह तरह से टॉर्चर किया जाता है और जेल के अंदर पुलिस इसको इतना टॉर्चर करती है कि इसकी रीढ़ की हड्डी में 1.6 इंच का गैप हो जाता है। यहाँ तक कि जेल के अंदर इसकी पैर की सबसे छोटी उंगली को पिलास से खींच लिया जाता है। आखिर कौन सा जुल्म किया था इस लड़के ने और आगे चल के कैसे अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाता है और लाखों लोग इसके पीछे लग जाते हैं। कैसे एक साधारण परिवार से निकला हुआ लड़का लाखों युवाओं की दिलों की धड़कन बन जाता है और देश की सबसे बड़े पंचायत यानी पार्लियामेंट का मेंबर बन जाता है। ये लड़का और कोई नहीं, हम बात कर रहे हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के बारे में। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के छुटमलपुर गांव में चंद्रशेखर का जन्म होता है। चंद्रशेखर के जन्म के पहले चंद्रशेखर की 3 बड़ी बहनें और 1 भाई होता है। कुल मिलाजुला के चंद्रशेखर के परिवार में टोटल 3 बहनें और 3 भाई होते हैं। परिवार बड़ा होने के कारण परिवार की स्थिति बिगड़ने लगती है। इसके बाद काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चंद्रशेखर पास के एक सरकारी स्कूल जिसका नाम ठाकुर छज्जू प्रसाद होता है, वहाँ पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जहाँ उन्हें जातिवाद का सामना करना पड़ता है। देश आज़ादी के 75 साल बाद भी उस स्कूल में दलितों को पानी पीने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। चंद्रशेखर आज़ाद के पिता का नाम गोवर्धन दास होता है और वो एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर होते हैं, जिसके वजह से चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर इस जातिवाद के खिलाफ परिवर्तन का आगाज होने लगता है। चंद्रशेखर के पिता रोजाना शाम को चंद्रशेखर को बैठा के समझाते हैं और इस जाति व्यवस्था के बारे में उन्हें बताते हैं और इस जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए उन्हें एक लक्ष्य देते हैं। समाज में हो रहे जातिवाद को ख़त्म करने के लिए चंद्रशेखर के पिता चंद्रशेखर को जज बनने का एक लक्ष्य देते हैं, जिसके बाद चंद्रशेखर अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए अपना घर छोड़ के LLB की पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। LLB की डिग्री लेने के बाद चंद्रशेखर अपने गांव आते हैं और छोटी छोटी मीटिंग करने लगते हैं। उन मीटिंगों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में लोगों को बताते हैं। ये सिलसिला चल ही रहा होता है कि आगे की पढ़ाई करने के लिए चंद्रशेखर जाने वाले ही होते हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद उनकी ज़िंदगी जज की पटरी से कहीं और शिफ्ट हो जाती है। छुटमलपुर गांव में ही एक कॉलेज है जिसका नाम APH कॉलेज है। वहाँ दलितों और स्वर्ण लड़कों के बीच हिंसा हो जाती है। अब क्योंकि वो स्कूल स्वर्णों का था, इसलिए दलित लड़कों को वहाँ पीटा जाता है। बहुत परेशान होकर के दलित लड़के वहाँ के लीडर चंद्रशेखर को संपर्क करते हैं। उस समय चंद्रशेखर उस एरिया में थोड़े बहुत जाने माने हो गए थे। चंद्रशेखर उस कॉलेज में आते हैं और ठाकुर लड़कों को समझाते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेती हैं। इन सभी घटनाओं को देखते हुए चंद्रशेखर एक छोटी सी मीटिंग रखते हैं जिसमें उस स्कूल के छात्र और लोकल लोग इकट्ठा होते हैं। 3 घंटे की इस मीटिंग में एक संगठन का निर्माण होता है जिस संगठन का नाम होता है
इस मीटिंग में विनय रतन सिंह, कमल वालिया के छोटे भाई सचिन वालिया व मंजीत सिंह नौटियाल जैसे लोग मौजूद होते हैं। जिसके बाद ये संगठन उस गांव में काम करने लगता है। धीरे धीरे ये संगठन छुटमलपुर से निकल के पूरे सहारनपुर में प्रसिद्ध हो जाता है और चंद्रशेखर और भीम आर्मी की पूरे सहारनपुर में चर्चा होने लगती है। सहारनपुर में जहां भी दलितों के साथ कोई घटना होती है, पुलिस से पहले दलित भीम आर्मी को बुलाना पसंद करने लगते हैं। लेकिन इसके बीच चंद्रशेखर आजाद के साथ एक ऐसी बड़ी घटना होती है जिसके बाद ये घटना चंद्रशेखर को झकझोर के रख देती है। ये बात है सन 2013 की। चंद्रशेखर आजाद के पिता का अचानक तबीयत खराब हो जाता है और तबीयत इतना खराब हो जाता है कि उनके लिए चलना भी मुश्किल हो जाता है। जिसके बाद चंद्रशेखर को ये बात जैसे ही पता चलती है, इलाज कराने के लिए सहारनपुर के हॉस्पिटल में जाते हैं। कुछ दिनों तक चंद्रशेखर आजाद के पिता का उस हॉस्पिटल में इलाज चलता है। कुछ दिनों बाद वो हॉस्पिटल चंद्रशेखर को एम्स रेफर कर देती है। चंद्रशेखर किसी भी हालत में अपने पिता को बचाना चाहते हैं और अपने पिता को एम्स में भर्ती कराना चाहते हैं। अब जो भी पैसे उनके पास थे वो खर्च हो चुके हैं। शेखर अपनी पूरी कोशिश करते हैं अपने पिता को एम्स में भर्ती कराने के लिए, लेकिन पैसे ना होने के कारण चंद्रशेखर को एम्स के गेट पे रोक दिया जाता है। 4 घंटे तक एक बेटा अपने बाप को अपनी बाहों में लेकर बैठा रहता है, लेकिन एक कागज का टुकड़ा यानी पैसे ना होने के कारण एक बेटे के बाहों में उसका बाप दम तोड़ देता है। जिसके बाद चंद्रशेखर अंदर से टूट जाते हैं। कुछ दिनों के लिए अपने आप को सबसे दूर कर लेते हैं और सामाजिक काम को भी बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद चंद्रशेखर फिर से मैदान में आते हैं और एक निश्चय के साथ आते हैं कि अब कोई भी बेटा पैसों की वजह से उसके बाप का जान नहीं जाएगा। इसके बाद 21 जुलाई 2015 को चंद्रशेखर और उनके साथी मिलकर भीम आर्मी संगठन का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। अब चंद्रशेखर और उनकी टीम दुगनी तेजी से पूरे जिले में काम करने लगती है और गांव-गांव में भीम आर्मी पाठशाला खोल के गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम करती है। भीम आर्मी हर उस मामले को देखती है जिसमें लोगों को प्रताड़ित और दबाया जाता है। भीम आर्मी पॉलिटिकली बहुजन समाज पार्टी वोट कर रही होती है और जहां भी बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम होता है, भीम आर्मी के लोग अपना पूरा सहयोग करते हैं और कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। चंद्रशेखर भी चुनाव के समय बीएसपी के प्रत्याशियों का प्रचार करते हैं। ये सिलसिला चल ही रहा होता है, तभी सहारनपुर के शब्बीरपुर में एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद चंद्रशेखर समेत उनके साथियों को 16 महीनों के लिए जेल भेज दिया जाता है। दरअसल 9 मई 2017 को सहारनपुर के शब्बीरपुर में दलितों ने महापंचायत का आह्वान किया था, जिसमें करीब हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। इस कार्यक्रम का परमिशन पुलिस ने नहीं दिया था, फिर भी एक पंचायत किया जाता है। दरअसल पंचायत के करीब 1 महीने पहले डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पे ठाकुरों ने कालिक लगा दिया था, जिसके बाद दलित भड़क गए थे। जिसके कुछ दिनों बाद ये मामला शांत हो गया था, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद ठाकुरों ने फिर से महाराणा प्रताप का शोभा यात्रा उसी गली से निकालते हैं जिस गली से अंबेडकर की मूर्ति पे कालिक पोता गया था। इसके पहले ऐसी कोई भी शोभा यात्रा नहीं निकाली गई थी, लेकिन ये मामला होने के बाद ही ठाकुरों ने उसी गली से महाराणा प्रताप का यात्रा निकाला जिस गली में अंबेडकर की मूर्ति पे कालिक पोती गई थी। ये यात्रा जैसे ही अंबेडकर की मूर्ति के पास पहुंचती है, वहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि ठाकुर पक्ष के लोग अंबेडकर मुर्दाबाद मुर्दाबाद, महाराणा प्रताप जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद वहाँ के रह रहे दलितों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में बहस होना शुरू हो जाती है। कुछ समय बाद ये बहस हिंसा का रूप ले लेती है और दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो जाती है। मारपीट उस लेवल का कि दोनों पक्षों में पत्थरबाजी, लाठी डंडे शुरू हो जाते हैं। दलितों के गांव में ठाकुर पक्ष के लोगों ने आग लगा दिया, जिसके बाद लोग अपनी जान बचाने की जगह अपने घर को बचाना सही समझते हैं और लोग अपना सामान लेके गांव छोड़ के भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जिस घर में लोग अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा देते हैं, जिस घर में लोगों ने अपना बचपन गुजारा था, अब वही घर दलितों की आंखों के सामने जल रहा होता है। इस हिंसा में दलितों को पूरी तरह से उजाड़ दिया जाता है और दलित पक्ष के 27 साल के सुमित सिंह की
इस हिंसा में जान चली जाती है। मानते मारा रखे थे वे शादी थी तो मैं पैमान भी खदेड़ दिया इनका छेद का सिर फोड़ दिया उनका, उनकी 4 बाइक तोड़ जड़ाई गई, उनके गैस भी जड़ाए गए, उनके घर में कुछ भी नहीं सामान रखा गया। तुम भाग जाओ, फिर वे भी अपनी जान बचा कर भाग गए। कम से कम से 1100 आदमी। रविदास मंदिर की तस्वीर तोड़ी, मंदिर का पेशाब करा, वहाँ से तोड़ फोड़ करी, पहले मंदिर में जाकर देखो क्या हाल हो रहा है। बाजे घर में तो एक चम्मच भी नहीं छोड़ दी, सामान कुछ नहीं छोड़ा, छत भी जला दी। बड़गांव थाने से पुलिस। हिंसा के बाद एक तरफ दलितों की आंखों में नमी थी तो दूसरी तरफ उनके रगों में उबलता हुआ खून, जिसके बाद चंद्रशेखर भीम आर्मी और वहाँ के लोगों ने मिलकर इस घटना की प्रशासन को खबर देते हैं। 2 दिनों तक प्रशासन इस पे कोई एक्शन नहीं लेता है, जिसके बाद 9 मई को गांधी पार्क में दलितों ने महापंचायत का आह्वान किया था। इस पंचायत में लगभग हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और इस पंचायत में हिस्सा लेते हैं। जैसे ही खबर पुलिस को पता चलती है, पुलिस अपनी फोर्स लेकर वहां पहुंचती है और लाठी चार्ज शुरू कर देती है। पुलिस इस तरीके से लाठी चार्ज करती है जैसे इनका सिटीजन इंडिया का नहीं बल्कि पाकिस्तान का हो। पुलिस ये भी नहीं देखती कि इसमें बच्चा कौन है, बुजुर्ग कौन है, महिला कौन है, पुरुष कौन है। जिसके बाद वहाँ के लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया। पुलिस लोगों को ऐसे पीट रही थी जिसके बाद लोग गुस्से में आके पुलिस के ऊपर भी हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद दलितों के अंदर उबल रहे खून का परिणाम पूरा सहारनपुर देखता है। उत्तर प्रदेश सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून। और सत्तीपुर के अंदर 200 दलितों को खून दिया जाता है। इस घटना में लगभग दलितों की तरफ से 27 लोग घायल हुए थे और पुलिसकर्मी की तरफ से लगभग 3 लोग घायल हुए थे। इस घटना के लगभग कुछ दिनों बाद प्रशासन मुख्य आरोपी चंद्रशेखर को बना देती है और चंद्रशेखर के ऊपर NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के चंद्रशेखर और उनके 27 साथियों को जेल भेज देती है। जेल के अंदर चंद्रशेखर को करंट का झटका दिया जाता है। चंद्रशेखर को जेल में तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। वो जेल के अंदर चीखते और चिल्लाते हैं, लेकिन पुलिस का दिल थोड़ा भी पसीजता नहीं है। चंद्रशेखर को ऐसा लगने लगा था कि उनकी जिंदगी आखिरी पल पे है। पुलिस उन्हें दिन प्रतिदिन अलग अलग तरीकों से प्रताड़ित और टॉर्चर करती है। एक दिन चंद्रशेखर को जेल के अंदर खाने के लिए पेपर के टुकड़े में खाना मिलता है। चंद्रशेखर खाना तो खा जाते हैं, लेकिन उस पेपर में एक ऐसी हेडलाइन छपी होती है जिसे देखने के बाद चंद्रशेखर के अंदर एक और हिम्मत और जुनून आ जाता है। उस न्यूज़पेपर में चंद्रशेखर के रिहाई के लिए पूरे सहारनपुर में बहुजन और भीम आर्मी के लोग मिलकर आंदोलन कर रहे होते हैं। पूरा समाज चंद्रशेखर को जेल से बाहर निकालने के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहा होता है और उन्हें जेल से निकालना चाहता है। इस बात का पता चलते ही चंद्रशेखर के अंदर एक और जुनून और हिम्मत आ जाती है। ये बात जैसे ही पुलिस को पता चलती है, पुलिस चंद्रशेखर को फिर से टॉर्चर करना शुरू कर देती है, क्योंकि पुलिस को ऐसा डर था कि अगर ये छूट गया तो फिर से ये दंगा करना शुरू कर देगा। एक इंटरव्यू में चंद्रशेखर बताते हैं कि पुलिस उन्हें इतना टॉर्चर करती है कि उनकी रीढ़ की हड्डी में 1.5 इंच का गैप हो जाता है और पुलिस लगातार उन्हें 250 लाठियां मारती हैं। ऐसा चंद्रशेखर एक इंटरव्यू में बताते हैं। दूसरी तरफ भीम आर्मी के लोग सड़क पे आंदोलन करते रहते हैं और वो आंदोलन रोकने का नाम नहीं लेते हैं। जिसके दबाव में प्रशासन और सरकार मिलकर चंद्रशेखर को रिहा करने का फैसला लेती है। अगले दिन पुलिस चंद्रशेखर को रिहा करने का फैसला लेती है, लेकिन वो फैसला रोक दिया जाता है और चंद्रशेखर को दिन की बजाय रात में रिलीज़ करने का फैसला लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है कि अगर हम दिन में चंद्रशेखर को रिहा करेंगे तो इनके समर्थक बाहर काफ़ी जनसंख्या में इकट्ठा हो जाएंगे। इस वजह से चंद्रशेखर को रात के 2:30 बजे पुलिस छोड़ने का फैसला लेती है। चंद्रशेखर रात के 2:30 बजे जेल से जैसे ही बाहर आते हैं, पुलिस एक नज़ारा देख के हैरान हो जाती है। प्रशासन ने फैसला लिया सुबह 3 बजे चंद्रशेखर की रिहाई का, और ये नज़ारा देखिए, सड़कों पर
कितनी बड़ी तादाद में जो भीम आर्मी के रात के 2:30 बजे भी चंद्रशेखर को देखने के लिए चंद्रशेखर के चाहने वाले हजारों की संख्या में जेल के बाहर उपस्थित होते हैं। रात के 2:30 बजे भी जब चंद्रशेखर रिहा हुए तो सभी न्यूज चैनलों पे बस एक ही खबर चलती है। यूपी के सहारनपुर में दंगे का आरोपी चंद्रशेखर उर्फ रावण जेल से रिहा। सहारनपुर में 2017 में हुए कास्ट क्लैशेस के मुख्य आरोपी और भीम सेना के चीफ चंद्रशेखर उर्फ रावण को रिहा कर दिया गया है। अब चंद्रशेखर को सिर्फ सहारनपुर ही नहीं, पूरी दुनिया और पूरे देश के लोग जानने लगते हैं। अब सिर्फ सहारनपुर के लोगों के जुबान पे चंद्रशेखर का नाम नहीं, बल्कि पूरे देश के बहुजन लोगों के जुबान के ऊपर बस चंद्रशेखर का नाम होता है। जिसके बाद चंद्रशेखर सामाजिक काम के साथ साथ राजनीति में भी एंट्री लेते हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने का फैसला लेते हैं। के लिए ये चुनाव मेरा होता तो मैं सुरक्षित सीट चुनता जहां मैं जीत जाऊं। मुझे राजनीतिक लाभ के लिए ये नहीं करना है। मैं तो मोदी जी जहां लड़ेंगे, वाराणसी के अलावा कहीं भी लड़ेंगे यूपी में, वहीं लड़ूंगा। पूरे देश में फैल जाता है। चंद्रशेखर वाराणसी में अपना रोड शो कर रहे होते हैं और ये फैसला जैसे ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पास पहुंचती है, मायावती अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके चंद्रशेखर को कहती हैं कि चंद्रशेखर वहां से चुनाव ना लड़ें क्योंकि इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा और बीएसपी को नुकसान। चंद्रशेखर बहन जी को अपनी बुआ मानते हैं, जिस वजह से इस फैसले का वो समर्थन करते हैं और वहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला निष्कासित कर देते हैं और वहाँ से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लेते हैं। जिसके बाद सपा बसपा गठबंधन को 2019 में भीम आर्मी वाराणसी में समर्थन करती है। चुनाव के बाद चंद्रशेखर और भीम आर्मी पूरे देश में बहुजनों की आवाज़ उठाते हैं और जहाँ भी कोई मामला दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के साथ होता है, चंद्रशेखर और उनकी भीम आर्मी पूरे पुरजोर तरीके से उनकी आवाज़ उठाने का काम करती है। धीरे धीरे ये संगठन सहारनपुर से पूरे देश में फैल जाता है। चंद्रशेखर अपने जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष प्रत्येक जिलों में बनाना शुरू कर देते हैं। चंद्रशेखर के साथ ज़्यादातर युवा जुड़े होते हैं क्योंकि चंद्रशेखर का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। चंद्रशेखर का तरीका बाकी पॉलिटिशियन से बिल्कुल अलग होता है। जिसके बाद चंद्रशेखर और उनकी पूरी भीम आर्मी प्रोटेस्ट करने का तरीका अपनाती है और सड़क से लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर तक प्रोटेस्ट करती है। तो दिल्ली के रविदास मंदिर का मामला हो, नासिर जुनैद का मामला हो, हाथरस की मनीषा का मामला हो, जिसके बाद मीडिया में सिर्फ एक नाम चलता है। टेस्ट का सिलसिला तो चल ही रहा होता है, लेकिन आगे चल के कैसे चंद्रशेखर की ज़िंदगी में एक ऐसा पड़ाव आता है जिसके बाद उन्हें खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 2020 में CAA का कानून मुसलमानों को झकझोर के रख देता है। जिस समय मुसलमानों के साथ कोई भी नेता नहीं आता है और मुसलमान अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, उस समय दिल्ली की जामा मस्जिद पे चंद्रशेखर और उनकी भीम आर्मी पहुँच के मुसलमानों को अकेला महसूस होने से रोकती है और मुसलमानों का साथ दे के दिल्ली के जंतर मंतर पे चंद्रशेखर प्रोटेस्ट करते हैं। और प्रोटेस्ट उस लेवल का कि पुलिस मजबूर हो जाती है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। चंद्रशेखर जैसे ही गिरफ्तार होकर जेल में जाते हैं, एक बार फिर से चंद्रशेखर के लिए दिल्ली की सड़कों पे प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। चंद्रशेखर उस पार्टी के समर्थन का इंतजार कर रहे थे जिस पार्टी का समर्थन उन्होंने 2019 के लोकसभा में वाराणसी से किया था। जेल से निकलने के बाद चंद्रशेखर एक फॉर्मूला आजमाते हैं और जहां भी कोई दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है, उनकी आवाज़ उठाते हैं और उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। जो भी सहयोग उनसे हो सकता है वो उस परिवार के लिए सहयोग करते हैं और जहां भी इनके साथ अन्याय होता है वहां अपनी पूरी टीम के साथ धरना प्रदर्शन करते हैं और उन्हें न्याय दिलाने का काम करते हैं। वो उन सभी मामले को उठाते हैं जहां पे दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा होता है। और यहाँ कोई नहीं, आज रोएगी नहीं हमारी छोटी बहन, आज वो अपनी दिल की बात बिल्कुल नहीं रोएगी। वो आज बताएगी सब लोगों को, जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो सिस्टम के लोग यहाँ खड़े हैं, सब लोगों को ये देश सबका। लेकिन इन सभी चीज़ में एक चीज़ गड़बड़ हो रही थी कि जहाँ भी कोई भीम आर्मी के लोग प्रोटेस्ट करते हैं वहाँ सत्ताधारी पार्टी के लोग अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके
भीम आर्मी के लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगवा के उन्हें जेल भिजवा देती है। चंद्रशेखर को यहाँ पे पॉलिटिकल पावर की कमी महसूस होती है, जिसके बाद वो बहुजन समाज पार्टी से समर्थन का अपील करते हैं और उनसे पॉलिटिकल पावर मांगने के लिए जाते हैं और उनसे पॉलिटिकल पावर की अपेक्षा करते हैं। लेकिन सामने वाली पार्टी से कोई रिस्पॉन्स ना होने के कारण चंद्रशेखर यहाँ अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाने का फैसला करते हैं। ये फैसला लेने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई लंदन में पार्टी, जिसका नाम आज़ाद पार्टी होता है, उस पार्टी के नाम पे चंद्रशेखर अपनी पार्टी का नाम रखने की सोचते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज़ाद पार्टी के नाम से पार्टी बनाने का परमिशन नहीं मिलता है, जिसके बाद आज़ाद पार्टी के नाम के बीच में चंद्रशेखर समाज लगा देते हैं और अपनी पार्टी का नाम आज़ाद समाज पार्टी रख देते हैं। और फिर से चुनाव आयोग इस पार्टी के नाम को खारिज कर देता है, क्योंकि इस पार्टी के नाम से पहले से भी पार्टी बनी हुई है। इस वजह से इस बात की परमिशन नहीं लेता है, जिसके बाद चंद्रशेखर काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करते हैं अपनी पार्टी के नाम को सटीक ढंग से रखने के लिए। जिसके बाद उनके संगठन के लोग भी उन्हें सुझाव देते हैं और अपने नेता और बीएसपी के फाउंडर माननीय कांसीराम का नाम अपनी पार्टी के आगे जोड़ देते हैं और अपनी पार्टी का नाम रखते हैं आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम। इस नाम पे चुनाव आयोग एग्री कर देता है और चुनाव आयोग इस पार्टी के नाम को ले लेता है। जिसके बाद 15 मार्च 2020 को चंद्रशेखर आज़ाद, बिना रतन सिंह, सुनील कुमार चित्तौड़ और भी बहुत सारे संगठन के लोग मिलकर ऑफिशियली तौर पे आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम का ऐलान करते हैं। जिसके कुछ दिनों बाद भीम आर्मी के पुराने लोग इस पार्टी का विरोध करते हैं, लेकिन आगे चल के कुछ दिनों बाद वो फिर से इसी पार्टी में आ जाते हैं। जिसके बाद भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी इनके पास दो संगठन हो जाता है और जहां भी देश में कोई घटना होती है, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के लोग सबसे पहले पहुँच के वहाँ न्याय दिलाने का काम करते हैं। अब क्योंकि चंद्रशेखर की भीम आर्मी पहले से ही पूरे देश में थी, इसलिए आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम को पूरे देश में जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और उनकी पार्टी का विस्तार पूरे देश में होता है। अगले साल 2022 में चंद्रशेखर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं और एक ऐसी सीट चुनते हैं जिसे सुन के लोग हैरान हो जाते हैं। 22 उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के शहर विधानसभा सीट से चंद्रशेखर चुनाव लड़ने का फैसला आई है। गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी को टक्कर देने जा रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इसके बाद उनकी टीम पूरे जोरों शोरों से प्रचार में लग जाती है और पूरे गोरखपुर शहर में गली गली में इनके टीम के लोग जाते हैं और चंद्रशेखर के बारे में बताते हैं। इनकी पार्टी नहीं थी और सिंबल नया था, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर की टीम हार नहीं मानती है। पूरे गोरखपुर शहर में चंद्रशेखर का प्रचार किया जाता है और चंद्रशेखर खुद दिन रात एक करके वहाँ प्रचार करते हैं, कई सारे रोड शो करते हैं और वहाँ चुनाव होते हैं। उसके बाद चुनाव का परिणाम आता है और परिणाम देख के चंद्रशेखर की आंखों में आंसू होते हैं। चंद्रशेखर को योगी आदित्यनाथ के खिलाफ महज 8500 वोट मिलते हैं और उनकी जमानत जब्त हो जाती है। जिसके बाद अन्य पार्टी के लोग उनके ऊपर कई सारे टिप्पणी करते हैं और उनका मजाक बनाते हैं। कुछ लोग ट्विटर पे ऐसा ट्वीट करते हैं कि जो ग्राम प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकता वो विधायकी का चुनाव क्यों लड़ता है।
ऐसे करके कई सारे हैशटैग ट्विटर पे चलाए जाते हैं की वजह से चंद्रशेखर आज़ाद अपने आप को आसानी महसूस करते हैं। एक बार फिर से अपने आप के ऊपर काम करते हैं और अपनी टीम का गठन करते हैं। फील्ड में उतर के काम करना शुरू कर देते हैं। चंद्रशेखर दिन रात काम करते हैं और एक बार फिर से 2024 में लोकसभा इलेक्शन आता है और एक बार फिर चंद्रशेखर चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं। और वो बिजनौर जिले के नगीना सीट को चुनते हैं और नगीना में पूरे जोरों शोर से प्रचार करते हैं। उनकी पूरी टीम दिन रात वहाँ पे प्रचार करती है और इस बार विधानसभा से हट के वो लोकसभा में 1,53,000 वोटों से जीत जाते हैं और ये खबर पूरे देश में फैल जाती है। मैं चंद्रशेखर जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पूरे न्यूज़ चैनल पे बस एक ही खबर चलती है, नगीना से चंद्रशेखर, और इसके बाद पूरे बहुजन समाज में एक खुशी की लहर होती है। इस तरीके से एक साधारण परिवार से निकला हुआ लड़का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।